नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज हमारे लिए ये एपिसोड एक अहम एपिसोड है। उसके कई कारण हैं। पहला कारण, कल हमने 1000 एपिसोड, जब से हम लोगों ने शुरू किया अब तक हमारे 1000 एपिसोड हो चुके हैं। ये हमारा 1001 एपिसोड है, मतलब टोटल की मैं बात कर रहा हूँ, थर्ड आई के अलावा भी। दूसरी बात यह है जो मैं उस समय हम लोग उसको नहीं आपको बता पाए थे, अब तक हमने 1 मिलियन घंटे से ज़्यादा हमारी व्यूअरशिप हो गई। 1 मिलियन घंटे का मतलब अब तक कुल 10,25,000 से कुछ ज़्यादा घंटे हम ऑलरेडी, इतनी देर लोगों ने हमें देखा है। तीसरा एक क्राइटेरिया होता है, हमारे सब्सक्राइबर आप देखते ही हैं, वो 1,42,000 करीब सब्सक्राइबर हो चुके हैं और हम करीब 99 लाख व्यूअर्स, मतलब 10 मिलियन अब हम छूने वाले हैं। 1 करोड़ व्यूअर्स हमारे हो जाएंगे अगले एक हफ्ते के अंदर। तो जब वो होंगे तब एक बार फिर से आपसे रूबरू होंगे। उस दिन कुछ नई बातें भी आपसे करेंगे, नए तरह की बात करेंगे। अभी हमें ऐसा लगा कि जब हमारा 1000 एपिसोड हो गया है तो आज हम किस पे बात करें। अभी तक जनरली हम लोग पॉलिटिक्स पे बात करते आते थे, थर्ड आई पे उसी पे चर्चा होती थी, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि एक हमारा सामाजिक दायित्व भी है जिसको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं। और वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में हो सकता है कि मैं जो ये एपिसोड कर रहा हूँ इसमें मुझे व्यूज बहुत ना मिलें, इसमें लोगों को बहुत चटपटी बात ना लगे, लेकिन मानवता और इंसानियत ये कैसे उस 7 अगस्त की रात को जब केरल में वो फ्लाइट, एयर इंडिया की जो फ्लाइट आई वंदे भारत, उससे कैसे उस समय लोगों की मानवता सामने आई, उसके बारे में चर्चा कर लें। देखिए, एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट IX1344, ये वंदे भारत जो अपने प्रवासी भारतीयों को ला रहा है, उसके तहत ये दुबई से कोझिकोड आ रही थी। इसमें ऐसा कहा जाता है कि, अच्छा, कोझिकोड का भी समझ लीजिए, कोझिकोड को ही कालीकट एयरपोर्ट भी बोला जाता है। उस बोइंग 737 जो एयर इंडिया एक्सप्रेस में टोटल 25 जो बोइंग और विमान है उसमें से एक, कुल उसमें 174 एडल्ट यात्री थे प्लस 10 बच्चे थे। उसके बाद कहीं कहीं लिख रहे हैं कि क्रू, मतलब 2 पायलट थे और कहीं कहीं क्रू मेंबर्स कह रहे हैं 4 थे, कहीं कहीं कह रहे हैं 5 थे। तो 190 या 191 टोटल, मतलब इंक्लूडिंग क्रू, ये उसकी टोटल कैपेसिटी थी जिनको लेके ये दुबई से उड़ा था कोझिकोड कालीकट के लिए। दुबई से ये शाम को 6:14 पे इसने उड़ान भरी और इसको कोझिकोड में आना था। कोझिकोड में मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वहां पे 2 रनवेज हैं। एक जो रेगुलर रनवे है जिसपे सारी जहाज उतरते हैं और एक रनवे 10 बोला जाता है। मैं जरा रनवे 10 के बारे में भी बता दूं और कोझिकोड एयरपोर्ट के बारे में बता दूं कि 2011 में कैप्टन मोहन रंगनाथन हैं, उन्होंने एक अपनी रिपोर्ट की थी और उन्होंने फिर इसके बारे में लिखा भी था। और उन्होंने लिखा था कि ये डेंजरस है ड्यूरिंग रेन और जब विंड बहुत चल रही हो, क्योंकि जहाज का बेसिक चीज ये होती है कि टेल विंड बोली जाती है, एक हेड विंड बोली जाती है। अगर जैसे पूर्वा चल रही है या पछुआ चल रही है जो हम लोग कहते हैं, अगर विंड इधर से चल रही हो, जहाज भी इधर से आ रहा है, तो नेचुरली जहाज की स्पीड तेज हो जाएगी। अगर आप अगेंस्ट द विंड है तो जहाज की स्पीड धीरे होगी। ये बातें समझने के लिए हैं। और उन्हीं कैप्टन रंगनाथन ने एक कहा था कि अप्रोच एंड लैंडिंग एक्सीडेंट रिडक्शन ALAR का ट्रेनिंग हर वर्ष होनी चाहिए। जो भी इसमें होता है हर वर्ष होनी चाहिए। वो कितनी होती है कितनी नहीं होती है ये तो आप वो जो सिविल एविएशन डिपार्टमेंट है वही बताएगा। उन्होंने ये भी कहा था कि जो बफर जोन एट द एंड ऑफ द एयर स्ट्रिप है वो एडिक्वेट नहीं है, वो इनएडिक्वेट है। अच्छा, अब एक चीज और समझ लीजिए कि ये कहते तो इसको कोझिकोड या कालीकट एयरपोर्ट है, पर ये सिचुएटेड ये कहां पे है, ये कोनोडोटी, अब इसका अंग्रेजी में KONDOTTY है। कोनोडोटी म्यूनिसिपैलिटी है जो मल्लापुरम डिस्ट्रिक्ट का एक म्यूनिसिपल एरिया है। और वहां का मैं बता दूं कि वो वहां के सारे वार्ड्स कंटेनमेंट जोन में है। वहां सब वार्ड, सब पंचायतों के जो उसमें है, कोई ना कोई कोविड पाया गया है और अस्पताल में, इसलिए सब कंटेनमेंट पूरे उसमें है। इस कोनाडोटी के बारे में थोड़ा आपको बता दूं, इस म्यूनिसिपल के बारे में।
और मल्लापुरम के बारे में, मल्लापुरम का जो EIU के अनुसार ये फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी इन दी वर्ल्ड है, दुनिया की सबसे तेज रफ्तार से बढ़ने वाली सिटी है, जो करीब करीब 44.1% की रफ्तार से बढ़ी है बिटवीन 2015 से 2020 के बीच में। तो दुनिया की नंबर 1 वो ऑन दी फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी। ये फर्स्ट कंप्लेंट फ्री म्यूनिसिपैलिटी इन दी वर्ल्ड है, ऐसी म्यूनिसिपैलिटी जहां पे जीरो कंप्लेन हो, वो कोनाडोटी की बात हो रही है। ये मैं आपको किसी रेफरेंस की वजह से बता रहा हूं, इसको बाद में बताएंगे कि इतना डिटेल में इसके बारे में क्यों बता रहा हूं। दूसरा, ये पहली म्यूनिसिपैलिटी बॉडी है जहां पे वाईफाई उन्होंने अपनी एंटायर पॉपुलेशन को, जितनी भी उस म्यूनिसिपैलिटी में लोग रहते हैं सबको वाईफाई मिला हुआ है। तीसरी बात, ये पहली म्यूनिसिपैलिटी है जिसको ISO मिला है। मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूं कि जब मैं अंत करूंगा तो इसका कोई रेफरेंस की वजह से आपको बता रहा हूं। अब उस दिन क्या हो गया था कि उस दिन बारिश भयंकर हो रही थी जब ये 7:15 के आसपास ये जहाज पहुंचा, और इसने 2 बार उतरने का प्रयास किया। वो शायद रनवे 24 है, अगर मैं गलत नहीं हूं, रनवे 24 पे शायद। और इसको चला कौन रहे थे? इसके जो मुख्य कैप्टन थे वो कैप्टन दीपक साठे थे। कैप्टन दीपक साठे बहुत ही वरिष्ठ, बहुत ही एक्सपीरियंस, MiG-21 चलाए हुए इंडियन एयरफोर्स के विंग कमांडर के पद से रिटायर हुए, 10 साल से करीब एयर इंडिया में टेस्ट पायलट, वेरी डेकोरेटेड ऑफिसर, HAL के भी में भी रहते हैं। मतलब ये तकनीकी रूप से वन ऑफ द बेस्ट इन द कंट्री। और इनके को पायलट थे अखिलेश कुमार साहब। इन लोगों ने जब 2 बार उतारने की कोशिश की नहीं हुआ तो इन्होंने फिर रनवे 10 पे उतारने का फैसला किया। और रनवे 10 पे जब ये उतार रहे थे तो ऐसा कहा गया है कि टेल विंड, मतलब इनको पीछे से हवा चल रही थी, जो कहीं को कह रहा है 12 उसका नॉटिकल माइल से चल रही थी, कोई 15, वो सब एक डिटेल है जो आपको हर एक पेपर में मिल जाएगा। कहा यह गया है कि जो टच पॉइंट था जहां पे विमान को जो एयर स्ट्रिप है उसको छूना चाहिए, उससे करीब 1000 मीटर आके ये टच पॉइंट हुआ। विजिबिलिटी की भी कमी थी, बारिश भी बहुत हो रही थी, जो भी कारण हो। और उसके बाद विमान कंट्रोल में नहीं आया, वो सब आपने पढ़ ही लिया होगा। फिर विमान आगे जाके खाई में, मतलब नीचे गिर गया। उसके कोई कहता है 2 हिस्से 3 हिस्से, मतलब आगे का केबिन अलग हो गया, आगे का जो कॉकपिट होती है वो अलग हो गई, विमान 3 हिस्सों में हो गया। ज़्यादा जो क्षति हुई वो आगे के लोगों को हुई, पीछे के लोगों को कम क्षति हुई। बहुत सी स्टोरीज हैं जो आपने सुनी ली होंगी अब तक, कि कैसे एक 3C या 3rd रो में बैठे हुए एक व्यक्ति थे, एक महिला को और उनके बच्चे को 3rd रो की सीट मिली थी। उनकी कोई दोस्त पीछे 22 नंबर सीट पे 22वीं रो पे बैठी थी। उन्होंने 3rd रो वाले, उन्होंने 22 रो में जो उनकी महिला के बगल में बैठा था उनका एक व्यक्ति, उससे कहा कि आप 3rd रो में चले जाएंगे। और बहुत आम बात है कि अगर कोई आगे की सीट करे तो तुरंत आदमी चला जाता है। वो आदमी 3rd रो में चला गया, ये महिला अपने बच्चे के साथ 22वें रो में आ गई और ये बच गई, और वो आदमी की मृत्यु हो गई। तो ये तो ऊपर वाले का, इसी को कहते हैं कि आप मानिए चाहे मत मानिए, जिसको ऊपर वाला बचाना चाहता है उसको तो कहीं ना कहीं से बचा ही देता है। अब इसमें जब ये हुआ तो इसमें कुल 18 लोग मौके पे उनकी डेथ हुई। उसमें 4 बच्चे थे और 14 एडल्ट थे, उसमें दोनों पायलट की भी डेथ हो गई, और 127 लोग इंजर्ड हुए। कोझीकोड के बारे में अब मैं, जैसे पहले मैंने कहा था कि उसके बारे में मैं बता रहा था, ये कोझीकोड कालीकट एयरपोर्ट के बारे में बता दूं। ये करीब 3 किलोमीटर लंबा है, 9831 फीट जिसको बोलते हैं, 9831 फीट लंबा है। और यहाँ पे जंबो एयरक्राफ्ट, मतलब 500 से ज़्यादा यात्रियों को लेके उतरने वाले एयरक्राफ्ट भी उतरते हैं, और रेगुलर उतरते हैं। कोई पहला ये नहीं कि उसी दिन उतरते हैं। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि लखनऊ का जो अमौसी एयरपोर्ट है वो करीब 2.15 किलोमीटर लंबा है, वहाँ से बहुत छोटा, और इसीलिए यहाँ जंबो जहाज़ नहीं उतरते हैं। अब जो मैं बात आपसे शेयर कर रहा हूं, जो मैंने शुरू में ही कहा था कि सामाजिक मेरी अपनी जिम्मेदारी की तरफ, अब इंसानियत का खेल कैसे शुरू होता है वो आपसे शेयर करूंगा। इंसानियत का खेल ये होता है कि जब ये जहाज नीचे गिर गया तो 5 से 7 मिनट के अंदर वो स्थान जहां पे बुरी तरह से बारिश हो रही है, वो स्थान जहां पे कोविड इन्फेक्टेड है, कंटेनमेंट है, लोगों ने अपनी जान की परवाह ना करके 5-7 मिनट के अंदर वहां के लोकल्स पहुंच गए अपनी गाड़ी लेके। इनको शुरू में ही वहां का जो भी सिक्योरिटी था, जो भी वो थी, उसने, पुलिस ने रोक दिया अंदर जाने से। कारण यह था कि सिक्योरिटी रीजंस थे। लेकिन 2-4 मिनट के बाद ही जब वहां पे एक फायर टेंडर और एक एम्बुलेंस आती हुई दिखाई दी तो उस जो डिप्टी कमांडेंट थे उन्होंने ठीक निर्णय लिया। उनको लगा कि भाई ये तो इनके बस का नहीं है,
तो उन्होंने लोकल से कहा कि आप लोग भी भाई इसमें मदद करें, और लोकल्स तैयार थे, इसीलिए आई थे वो। और फिर वहां पे उन लोकल्स ने उतर के जो लोग करा रहे थे उसको निकालना शुरू किया। फिर मतलब वो रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो गया। और उसमें जो जुनैद नाम का, और ये सारी चीजें आपको मिलेंगी नॉर्थ इंडिया के जो हमारे रेगुलर हिंदी के पेपर हैं उनके बारे में क्या बोले, उन लोगों को इसमें बहुत इंटरेस्ट नहीं है। आप मलयालम मनोरमा या साउथ का कोई भी पेपर उठा लीजिए, वहां डिटेल में इन सब के बारे में है। जुनैद नाम का एक व्यक्ति, वो पहला व्यक्ति है जिसने पहली एम्बुलेंस में 5 उनको डाल के, बच्चों को डाल के वो भागा। और जो 6 हॉस्पिटल आसपास के थे, मर्सी हॉस्पिटल, रिलीफ हॉस्पिटल, फारूक हॉस्पिटल, बेबी हॉस्पिटल और कोझिकोड NIMS और कोझिकोड मेडिकल कॉलेज, ये 6 हॉस्पिटल में सब लोग, मतलब वहां के लोकल्स ने अपनी अपनी गाड़ियों में, वहां के जो टैक्सी वाले थे, कोझिकोड एयरपोर्ट के जो टैक्सी वाले थे, उन्होंने अपनी टैक्सी लगा दी और मतलब इंसानियत के नाते वो सब इसको दौड़ दौड़ के उन्होंने लोगों को वहां बचाना शुरू किया। बाद में ये लोग 13, क्योंकि वो 6 हॉस्पिटल फुल हो गए थे, फिर बाकी अंत में ये 13 हॉस्पिटल में ये सारे लोग पहुंचे, जो 127, इंजरी बहुत ज्यादा हुई थी। अब सोचने वाली बात यह है कि जो लोकल्स थे उनके सामने बारिश थी, कोई दिक्कत नहीं है, कोरोना तो था, वो कोई दिक्कत नहीं। तीसरा एक बड़ा खतरा था कि आग लगने का खतरा था, क्योंकि जो जो फ्यूल था, मतलब जो जहाज से फ्यूल गिर रहा था या जो पेट्रोल बोलते हैं वो गिर रहा था, उसमें आग लगने का खतरा था। लेकिन शायद बारिश की वजह से एक तो थोड़ी राहत थी, और ये जो लोकल जांबाज थे, इन्होंने कोई अपनी जान की परवाह नहीं की कि आग भी लग सकती, जान पे खेल के इन लोगों को बचाया। सबसे बड़ी बात यह है कि सारा जो रेस्क्यू ऑपरेशन था वो 1.5 घंटे के अंदर, मतलब 190 या 191 सारे लोग, चाहे वो डेड बॉडी हो, सब लोग वहां से निकाल लिए गए। गैस कटर आ गए काट के, क्योंकि पीछे के लोग सीट के नीचे फंस गए थे, सब लोग निकाले गए। वहां पे आपकी जानकारी, कोई लूटपाट नहीं। हमने बहुत सा देखा है, नाम किसी स्टेट का लेना ठीक नहीं है, ट्रेन एक्सीडेंट होता है, लोग वहां पे लोगों के चेन और लोगों के हाथ काट देते हैं वो कड़ा उतारने के लिए, कान से बाली नोच ली जाती है। ये ट्रेन एक्सीडेंट में बहुत कॉमन चीज है। कोई लूटपाट नहीं, जीरो। किसी का बैग लेके नहीं भागा गया। किसी ने जब वो ये किया तो किसी का धर्म नहीं सोचा, किसी की जाति की बातचीत नहीं हुई। वहां पे एक डॉक्टर अजय के बिहाफ में बोल रहा हूं, वो पीडियाट्रिक डॉक्टर है, मतलब बच्चों के डॉक्टर है बेबी मेमोरियल हॉस्पिटल में। उनके हवाले से मैं ये बता रहा हूं, उन्होंने कहा कि मेरे यहां जो 10 आपको बताया था बच्चे, 6 बच्चे आए जो 2 से 11 साल के थे। वो इतने शौक में थे, उनके पास कोई पासपोर्ट नहीं था, उनके पास कुछ ही नहीं था कि उनके माँ बाप कौन है। वो कुछ शौक में थे, कुछ बोल नहीं पा रहे थे, कुछ इस लायक ही नहीं थे। लेकिन वहां के लोकल लोगों ने गजब का काम किया, व्हाट्सएप ग्रुप बना और 3-3.5 घंटे के अंदर ये 190-191 लोग एक दूसरे से कनेक्टेड थे। ये पता था कौन कौन यात्री है, कौन कौन नहीं, और इन बच्चों को उनके माँ बाप कहाँ हैं, कौन है, इससे कनेक्ट कर दिया गया। अद्वितीय काम था। एक बड़ी बात ये हुई कि वहां पे जो ब्लड डोनेशन का, ये तो मैंने फोन किया, मेरे जो 2 मित्र हैं केरल में, उनसे बात की, उन्होंने कहा कि अनप्रेसिडेंट था। बारिश हो रही थी और ब्लड डोनेशन के लिए जो कोझिकोड का जो मेडिकल कॉलेज है उसके बाहर रात में 3 बजे तो लोग खड़े हुए थे ब्लड देने के लिए, मतलब ब्लड की क्योंकि जरूरत थी, ब्लड की कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई। और एक और चीज जो बहुत छोटी है लेकिन वो इंपॉर्टेंट है कि जब कोझिकोड में, चूंकि वो तो बंद हो गया और ये जो टैक्सी वाले थे वो तो रनवे से ही आना शुरू किया अपनी गाड़ी लेके, एयरपोर्ट बंद हो गया था, तो कोझिकोड पे जितने जहाज आ रहे थे उन सबको डाइवर्ट कनूर में किया गया। कनूर में अनप्रेसिडेंट रश हुआ और वहां के जो वॉलंटियर्स थे, मतलब केरल के जो कनूर में रहने वाले वॉलंटियर्स थे, उन्होंने अपने घरों में, वहां फोटो बहुत मिल जाएंगे आपको, फूड पैकेट्स बना बना के वहां के आने वाले यात्रियों को कोई दिक्कत ना हो, स्वतः उन लोगों ने ये काम किया। इसमें जो एनडीआरएफ के जो हेड हैं सत्य प्रधान जी, चीफ ऑफ एनडीआरएफ, उन्होंने कहा है लोकल्स के लिए कि लोकल्स हैव डन अ स्टेलर जॉब, मतलब उन्होंने अद्वितीय काम किया है। ये हमारे सत्य प्रधान जी ने भी कहा है। इन सब के बाद जो 2 पैसेंजर थे वो कोविड पॉजिटिव हुए, क्योंकि एक चैलेंज आप हॉस्पिटल के लिए समझ लीजिए, हॉस्पिटल में कोविड का प्रोटोकॉल भी चल रहा था। भाई अब आज की तारीख में अगर कोई अस्पताल जाता है तो बिना कोविड टेस्ट के नहीं होगा, तो उपचार भी करना है, कोविड टेस्ट भी करना है। उसमें से 2 पैसेंजर कोविड पॉजिटिव हुए हैं और उसी की वजह से जो सीआईएफ के 30 जवान या 30 अधिकारी और जवान जो लोग एक्सपोज हुए हैं उन लोगों को भी क्वारंटाइन में रखा गया है। और करीब 30 के लगभग जो लोकल लोग थे
उनसे भी क्वारंटाइन में जाने को, मतलब उन लोग भी क्वारंटाइन में चले गए हैं। एक अच्छा काम किया है, केरल पुलिस के जो थाने के लोग थे उन लोगों ने जाके उनको एक्नॉलेज किया है, और वो भी एक फोटो कहीं दिख जाएगी तो मैं लगा दूंगा इसमें, जिसमें वो सैल्यूट कर रहे हैं उन जाबाजों को जो लोकल हैं। अब मैं आपको, जो मैंने 2 बातें बताई थी आपको कि मल्लापुरम क्यों इंपॉर्टेंट है, वो म्यूनिसिपैलिटी क्यों इंपॉर्टेंट है। मल्लापुरम जिले में 70.24% मुस्लिम्स हैं और हिंदू कितने हैं, 27.60%। केरल का अकेला जिला जहां पे मुस्लिम बहुतायत में है। और ये मैं आपको क्यों बोल रहा हूं, ये मैं शायद नहीं कहता, कहना इसलिए पड़ रहा है कि एक व्हाट्सएप पे एक निहायती घिनौना, निहायती बचकाना, क्या निहायती मतलब इंसानियत जिसमें नहीं है, वो एक व्हाट्सएप शुरू हो गया, क्योंकि फैक्ट्री से कहीं ना कहीं आया है, वो अपना बनाया हुआ नहीं है। फैक्ट्री में एक व्हाट्सएप आया है जो मैं आपको लगा रहा हूं इसमें। उस फैक्ट्री के व्हाट्सएप में कहा गया है कि आप ये देख लीजिए क्यों नहीं वो बन पा रहा है, क्योंकि वहां मस्जिदें बहुत ज्यादा हैं। मतलब जहां पे बता रहे हैं कि वो जो कोझिकोड का एयरपोर्ट है, जो एयर स्ट्रिप है, उसके आगे मस्जिदें बहुत हैं, वो आप खुद ही देख लीजिएगा। मतलब जहां पे अगर 70% मुस्लिम है तो वहां मस्जिदें तो ज्यादा होंगी ही। लेकिन मैं इन लोगों के दिमाग को मतलब सैल्यूट करूं कि गुस्सा हूं कि घिन आए, मुझे नहीं समझ में आता है। और ये जिम्मेदार लोगों ने भेजा है। मेरे एक दूसरा साथी है मेरे स्कूल का, उसने शायद डिफेंस में इसको भेजा भी है कि भाई आप इस तरह का कोई प्रोटोकॉल बनाइए कि ये कैसे कर सकता है कोई, वो एक अलग बात है। लेकिन मैं सिर्फ आपसे साझा इसलिए कर रहा हूं कि ये भी समझ लीजिए। केरल की मैं मिसाल इसलिए दे रहा हूं क्योंकि अकेला वो जहां पे इसने अभी तक राजनीतिकरण नहीं हुआ था पिछले 2-3 दिन से, अब ये आ गया है तो वो राजनीतिकरण तो कहीं ना कहीं हो जाएगा। और इसका सबका कारण मैं सिर्फ एक चीज मानता हूं। क्या एक चीज मानता हूं? मेरे हिसाब से एजुकेशन। आज जब हिंदुस्तान का एजुकेशन जो परसेंटेज है वो 74.04% लिटरेसी रेट है, केरल का 93.91% है, तो मल्लापुरम का 96.4% है। और मेरे ख्याल में ज्यादा एजुकेशन होने की वजह से ही ये एक बड़ा कारण रहा है कि यहां पे इस तरह से लोग आगे आए हैं। दूसरी एक बात, आप किसी से भी पूछ लीजिए, जो केरल के बहुत से लोग अब एक्सपर्ट बनते हैं कि मैं रहा हूं और क्या क्या नए नए उसकी थ्योरी दे रहे हैं, लेकिन केरल के जो सरकारी अस्पताल भी हैं वो ज़्यादा वेल ऑर्गेनाइज्ड हैं। मेरे जो साथी वहाँ रहे हैं उनका कहना है कि आप किसी सरकारी अस्पताल चले जाइए, हम लोगों को जो नॉर्थ इंडिया में सरकारी अस्पताल का जिस ढंग का हम लोग का इंप्रेशन है वैसा नहीं है। ठीक से दवा मिलती है, कोई दिक्कत नहीं होती है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि केरल में लेफ्ट LDF की सरकार है, मतलब लेफ्ट की सरकार है। लेफ्ट की सरकार को अभी मेरे भी इसमें कुछ ट्रोल आ जाएंगे कि लेफ्ट कितने हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग, क्या क्या बोलेंगे उसमें। लेकिन ये लेफ्ट वाले जो अपने को नास्तिक कहते हैं, ईश्वर में जिनका विश्वास नहीं है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है, मुझे पूरी आस्था है कि उस 7 अगस्त की रात को वो ईश्वर मल्लापुरम में खुद आए थे जमीन पे, उन लोकल के रूप में जिन्होंने इन लोगों को बचाया। नहीं तो ये जो डेथ वो है ये कहीं ज़्यादा होता, कहीं जान माल का नुकसान ज़्यादा होता।